नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश म्यूचुअल फंड से इश्क में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। आज का शो बाकी सभी म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन शो से काफ़ी अलग है। आप पूछेंगे किस मायने में? वो इस मायने में कि आज हम हमेशा की तरह आपके सवालों के जवाब नहीं देंगे। अब आप पूछेंगे कि तो आज क्या होगा शो में? आज के शो में होंगी कहानियाँ। किसकी? उन एक्सपर्ट्स की जो आपके सवालों के जवाब देते हैं, आपको निवेश से जुड़ी सलाह देते हैं। आज हम उनसे सुनेंगे कि उन्होंने म्यूचुअल फंड के साथ इश्क कब शुरू किया, कौन सी स्कीम उनका पहला प्यार, किस तरह के उतार चढ़ाव उन्होंने देखे और निवेश के साथ रिश्ता पुख्ता करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और आपको मिलाते हैं हमारे ख़ास मेहमान से। आज एक नहीं, हमारे साथ 4 मेहमान हैं। प्रतिभा गिरीश, फिनवाइज पर्सनल फाइनेंस सॉल्यूशन से, रूंगटा सिक्योरिटीज़ के हर्षवर्धन रूंगटा, मनी फ्रंट के फाउंडर और सीईओ मोहित गांग और फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स की फाउंडर प्रबलीन वाजपेयी। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आज का शो सवाल जवाब नहीं है, मैंने पहले कह दिया है। आज आपकी कहानियाँ हमें जाननी है और हम बहुत ही रिलैक्स्ड होकर बात करेंगे, ठीक है? 4 गेस्ट हैं, चारों में सबसे पुराने जान पहचान मेरी है हर्ष के साथ। तो हर्ष के साथ ही हम शुरू करते हैं। हर्ष बताइए, सलाह तो हमने बहुत दी है लोगों को, लेकिन आपकी अपनी जो कहानी है म्यूचुअल फंड्स के साथ अफेयर की, वो कब शुरू हुआ था? म्यूचुअल फंड्स में तो काफ़ी देर से हुई थी। इनफैक्ट मैं एक स्टॉक ब्रोकिंग बैकग्राउंड से हूँ। हम एक्चुअली एक स्टॉक ब्रोकिंग फैमिली से आते हैं। स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग में ही हमारा ऑफिस है और वहाँ पे मैंने बचपन गुजारा। इनफैक्ट सारी छुट्टियाँ जो थी वो हम ऑफिस के वो गलियों में ही या सीढ़ियों में घूमते थे। आई मीन तो ऑब्वियसली सो शेयर स्टॉक्स ये सब तो मैंने काफ़ी बहुत पूरा टाइम से हम इनसे फेमिलियर हैं। जाहिर सी बात है, जो हमारा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट था वो भी शेयर्स में ही था। लेकिन म्यूचुअल फंड जो आपका सवाल है, म्यूचुअल फंड वाज ऑब्वियसली बहुत लेट हमारी लाइफ में आया। सो आई वुड से कि पहला इन्वेस्टमेंट जो मैंने अगर किया था तो टैक्स सेविंग पर्पस के लिए ही किया था, ELSS स्कीम में, और बहुत छोटी सी SIP थी जो शुरू की थी। एंड बस वहीं से जो शुरुआत हुई है एंड इट कंटिन्यूज दैट वे। पहली रकम कितनी थी SIP की आपकी? आई थिंक जो पॉकेट मनी मिलती थी एक्चुअली उसी में से थी टाइप ऑफ। और कौन सा फंड था, नाम आपको याद है? HDFC टैक्स सेवर था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। और वो इसीलिए था क्योंकि HDFC नाम सुना हुआ था। आई मीन कोई रिसर्च नहीं थी और उसके अलावा मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ आता भी नहीं था। सो टैक्स बचाना था और क्योंकि ELSS स्कीम में ही निवेश करना था और HDFC एक जाना माना नाम था। एंड आई मस्ट बी कितना, मैं आई थिंक मैं 21 या 22 ईयर्स का हूँगा। सो एकदम सिंपल सा जो नाम जाना पहचाना, कोई स्कीम कंपैरिजन नहीं की कभी भी, कोई समझा ही नहीं और कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है वो भी कभी नहीं देखा। टैक्स बचाना था तो वहाँ पे निवेश कर दिया। मेरे ख्याल से 1000 रुपया कुछ होगा, वो भी मतलब क्योंकि कोई पॉकेट मनी रूप में मिलती थी तो उसमें से बचाना था। और उसके बाद क्या हुआ, मतलब वो अभी तक है या फिर उसका साथ छूट गया? नहीं, वो तो बहुत पहले ही छूट गया था। क्यों? सी एक्चुअली ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे हमारी लाइफ में आगे जाते हुए समझते हैं। शुरुआत ही जब हमने की थी प्योरली विद द बेसिस ऑफ कि टैक्स बचाना है, कोई गोल नहीं, कुछ नहीं, मतलब क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग है और करनी है तो हमने भर दिया था। तो देयर इज नो नीड, मतलब कोई अटैचमेंट वैसे था ही नहीं ना कि भाई इसे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इक्विटी कर क्या सकता है, कुछ आइडिया नहीं था। जिसे हम लोग कहते हैं आजकल बातचीत की भाषा में कि फ्लिंग था, ये सीरियस रिलेशनशिप नहीं था। हाँ, आई थिंक द पर्पस अलग था ना। अगर पर्पस थोड़ा और सीरियस होता तो शायद आज तक कंटिन्यू करते। इनफैक्ट जो शेयर्स के इन्वेस्टमेंट्स भी हमने किए वो भी आज तक नहीं है। इनफैक्ट मैं जब हमारी बात हुई तो मैंने 2001 की एक लिस्ट निकाली जो हमने शेयर्स में कभी इन्वेस्ट किए थे। यूल बी सरप्राइज, वो लिस्ट में कई अच्छी कंपनियां हैं, बहुत सारी खराब कंपनियां भी हैं, लेकिन जो अच्छी कंपनियां हैं उनके रेट में भी 2001 और अभी 2021 के रेट्स देख रहा हूँ, फिनोमिनल डिफरेंस। लेकिन वो शेयर्स है ही नहीं ना अभी हमारे पोर्टफोलियो में। यही चीज़ हम बोलते आ रहे हैं इतने लोगों से, लेकिन अभी है ही नहीं। सो आई होप मैंने कंटिन्यू की होती, लेकिन नहीं की तो आई थिंक दैट्स अ लेसन लर्न्ड। मैं अब रुख करती हूँ प्रतिभा की तरफ। प्रतिभा, आपकी जर्नी, आपका अफेयर कब शुरू हुआ था निवेश के साथ? एक्चुअली ये बता सकते हैं कि मेरा अफेयर था ही नहीं, अरेंज मैरिज था म्यूचुअल फंड्स के साथ। ना मुझे जानकारी था ना दिलचस्पी था। थोड़ा सरप्लस था, 2 लोग कमा रहे थे, एक ही बच्चा था, तो सोचा कि चलो
सरप्लस को हम डिप्लॉय कर देते। और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था जानने के लिए कि कौन सा म्यूचुअल फंड में करें। तो मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने कुछ रिसर्च किया और बहुत लंबे लिस्ट निकाले, 8-10 फंड्स होंगे। तो मुझे याद है HDFC के 3 थे, टॉप 200, कैपिटल बिल्डर, इक्विटी फंड, रिलायंस ग्रोथ, विजन वगैरह वगैरह। वो किसने हमको मतलब कहाँ से किया हमने, बैंक था AB नैमरो, वहाँ से शायद किया हमने, SIP चालू कर दिया बिकॉज सरप्लस था, SIP चालू किया। फिर 2 साल बाद एक ब्रेक लेना पड़ा मुझे, तो SIP स्टॉप कर दिया। तब तक मुझे आज के जैसा नहीं था उस टाइम में 2005 में कि रोज रोज मैं अपना पोर्टफोलियो देखूं। इन्वेस्ट कर दिया तो पड़ा है, ठीक है, चल रहा होगा, देखा भी नहीं कि क्या हो रहा है। 2 साल तक इन्वेस्ट किया, उसके बाद भी देखा नहीं कि क्या हो रहा है। Okay. और रहने दिया जब तक हमको ज़रूरत नहीं थी तब तक रहने दिया उस फंड्स में। तो अगर आप कहेंगे अरेंज मैरिज जैसा ही, थोड़ा कंफर्ट लेवल बढ़ने लगा और धीरे धीरे करके इतना छोटा छोटा कॉर्पस से जब अच्छा सा पैसा बन गया, तभी मुझे लगा हाँ इसमें तो दम है। तो थोड़ा प्यार, पैशन सब जागने लगा और मैंने अपना रिसर्च करना चालू किया। पता चला कि म्यूचुअल फंड्स होते बहुत अच्छे हैं और इसको यूज़ करने का तरीका, तब तो मुझे पता नहीं था कि मुझे गोल बेस्ड करना चाहिए। पैसा था, डाल दिया और जब चाहिए तब निकाल दिया। वो 5-7 साल बाद मार्केट ऊपर गया नीचे गया, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं था उस टाइम। ओके, अमेजिंग। कहानियाँ सबकी बहुत ही मज़ेदार है। जो लोग हमें हमेशा देखते और सुनते रहते हैं उनको लगता है कि तो एकदम शुरू से ही सब कुछ जानते होंगे, लेकिन सबकी शुरुआत एकदम ज़ीरो से होती है आई गेस। मोहित, आपकी कहानी सिमिलर है या फिर वो एकदम अलग तरीके की? थोड़ा सा डिफरेंट बोलूँगा। 2005 में शुरुआत की थी। 2005 में जब पहली बार बैंक में जॉब लगा तो उस टाइम पे एक्चुअली रोल वाज सच कि वेल्थ मैनेजमेंट का ही काम था और क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो हैंडल करते थे। तो वहाँ से जब पहला जॉब लगा, उसी के दूसरे महीने से पहला SIP भी शुरू किया। तब पहली बार समझ आई कि ओके इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। और उस टाइम बहुत सारा इंटरेक्शन होता था फंड मैनेजर से, बैंकिंग सीनियर्स से, तो बहुत बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्सचेंज था वहाँ पर। तो वहाँ से शुरुआत की। हालांकि उससे पहले 2003 में जब काम करना शुरू किया था तो टैक्स सेविंग के लिहाज से कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए थे, बट उसमें इतना क्या बोलते हैं खुद से इंटरेस्ट नहीं लिया। 2005 से जब एक्टिव इन्वेस्टमेंट शुरू किए म्यूचुअल फंड में, और पहला इन्वेस्टमेंट जैसा कि सबने किया, मेरा भी म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू शुरू हुआ और स्कीम थी HDFC इक्विटी। उस टाइम ज़्यादा नहीं पता था, बट आई थिंक प्रशांत जैन का नाम, तीनों ने पहला जो निवेश किया है वो HDFC के साथ ही किया है। I think उस time Prashant Jain was regarded as the god in that industry. He still is one of the most senior in managers. तो उनकी स्कीम अच्छा कर रही थी, उनका नाम अच्छा था, एक्सपीरियंस फंड मैनेजर से। आई थिंक एक ही क्राइटेरिया था उस टाइम, इतना सोचा नहीं, ज़्यादा डिटेल में इतना एनालिसिस नहीं किया, बट जस्ट वेंट विद द नेम ऑफ फंड मैनेजर। तो वहाँ से सिलसिला कुछ शुरू हुआ और वो अभी तक चल रहा है। पहला प्यार सबका चल रहा है? जी, मेरा चल रहा है। आपने रोक दिया? नहीं, मेरा तो बहुत पहले ही आपका? मैंने 7 साल बाद विड्रॉ कर लिया 7 और साल वापस इन्वेस्ट भी किया। अच्छा, फिर नया पार्टनर ढूंढा आपने? आई थिंक वहाँ पर मैं डिफरेंट हूँ। मैंने आज तक एक ही दामन पकड़ के रखा है और उसमें अपना कॉर्पस भी धीरे धीरे बढ़ाया है। ऑफ लेट हो सकता है लास्ट 3 साल से मैंने उसमें इंक्रीमेंटल पैसा नहीं डाला है, बट आई हैव नॉट रिडीम्ड एनी सिंगल। जो भी स्कीम मैंने शुरू में ली थी वो आज तक सब रखी हुई है, कुछ किसी में से पैसा निकाला नहीं। और आपने शुरुआत किस साल में की थी? 2005। 2005। 15 साल हो गए और HDFC से नाता कायम है। वो कारण यही नहीं, प्रशांत जैन का नाम तो मालूम था। हाँ। हमें तो फंड मैनेजर तो बहुत दूर की बात है। म्यूचुअल फंड क्या होता है वो ही नहीं पता था। सो फंड मैनेजर, स्कीम, कंपैरिजन बहुत आगे की बात है। सो आई थिंक वन ऑफ द रीजंस इज, एज आई सेड, आई थिंक उस टाइम प्रशांत जैन के किसी इवेंट में, कहीं सेमिनार में उनको सुनने का मौका मिला, एंड जनरली जस्ट लाइक द फिलॉसफी कि किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से निवेश को समझाते हैं, और वो अच्छा लगा और उस टाइम जस्ट रिश्ता बन गया। चलिए, अब यहाँ पे प्रबलीन हमारे साथ है। प्रबलीन जी, स्वाति, हर्ष की मैं स्टोरी सुन रही थी, सबकी बहुत इंटरेस्टिंग है। हर्ष से बिल्कुल उल्टा है मेरा। आई कम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, तो एंड मेरे फादर भी आर्मी में थे एंड माय हस्बैंड इज इन द आर्मी। तो बॉम्बे या स्टॉक एक्सचेंज और इन चीजों से बहुत दूर, हमेशा जंगलों में ही रहे हैं एक तरीके से देखें तो। तो जो मेरी पहली व्हेन आई वाज डूइंग माय CFA, वो मेरी शादी के बाद आई वाज डूइंग माय CFA, तब मैं पढ़ रही थी कि हाँ इन्वेस्टमेंट्स एंड म्यूचुअल फंड्स सारी चीजों में करना चाहिए, पर हम लोग एक बहुत पारपलंग एरिया में थे, जम्मू के आउटस्कर्ट्स पे कहीं। एंड उसके बाद हम लोग पूना आए व्हेन आई पिक्ड अप माय फर्स्ट जॉब, और वहीं पे मैंने अपना फर्स्ट म्यूचुअल फंड बाय किया था। एंड दैट वाज आई थिंक रिलायंस का विजन था। एंड उसी साल, दिस वाज अराउंड 2007, एंड आई थिंक उसी साल DSP का शायद गोल्ड फंड, जो वर्ल्ड माइनिंग फंड है, उसका आया था NFO।
सो आई हैड इन्वेस्टेड इन दैट आल्सो। तो 2 मुझे इन्वेस्टमेंट्स याद हैं जो उस टाइम पे की थी। तो वो सारे निवेश अभी हैं या फिर वो सब आपने उनको भी रफा दफा कर दिया है बाकियों की तरफ? नहीं, स्वाति एक काफी टाइम तक पड़ा रहा, बट अराउंड 2013-14 में एक निकाल दिया था मैंने उसमें। एंड 2007 में इन्वेस्टमेंट की थी, तो 2008 का झटका भी क्योंकि 4-5 उस टाइम पे छोटा छोटा एक्सपेरिमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने किया था। सो 2008 में काफी लर्निंग हुई, एंड देन ग्रेजुअली सीरियसली उसके कुछ सालों के बाद से अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया। तो प्रबली ने बताया था कि ये बचपन से जिनके घर में बातचीत होती थी पैसों को लेके, ये उसका हिस्सा हुआ करती थी। आप लोग की अपब्रिंगिंग भी वैसी ही थी? मतलब यू वर लाइक, आपकी तो थी, मुझे मालूम है, प्रतिभा आपकी? हमारे घर में पैसों के बारे में बात करते तो बच्चे को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करते थे। उनको लगता था पैसे बहुत गंदी शब्द है, इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। जो है अबंडेंस है ये सोचो, लेकिन इस कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सब कभी इन्वॉल्व नहीं हुए हम। शादी होने तक मुझे पता ही नहीं था कि इन्वेस्ट करना पड़ता है, सेविंग्स करना पड़ता है, इसका सोचा ही नहीं था मैंने। मोहित? जी नहीं, एक्चुअली दो माय फादर वर्क विद अ बैंक, तो बैंक में थे और ऑब्वियसली पैसे का डिस्कशन रहता था, बट हम कभी इन्वॉल्व नहीं रहे उस डिस्कशन में। जो होता था मम्मी पापा के बीच में सॉर्ट हो जाता था, तो हम तक कभी बात पहुंची नहीं। तो कब सीरियसली आप लोगों ने, मतलब पहली बार आपके यहाँ, क्योंकि पैसों की बात हमेशा होती थी, आप तो उसी गली में पले बड़े हैं पूरे, तो आपके लिए लेकिन निवेश करना बहुत मुश्किल काम नहीं रहा होगा, राइट? नहीं, नॉट रियली। सो एक्चुअली हम शेयर्स में ज़्यादा करते थे, एज आई सेड। म्यूचुअल फंड ये सब बहुत लेट आया समझ में भी एक्चुअली। सो शेयर्स में क्योंकि हम खुद ही ब्रोकर्स हैं, सो वहीं पे सब कुछ हो रहा, तो बहुत सारे लेसन्स एक्चुअली हमने हमारी ऑफिस में ही सीखे जब हम छोटे बच्चे थे। आई लाइक टू शेयर दिस। एक हमारे फादर के फ्रेंड हैं जो ऑफिस आते थे, उनसे उन्होंने मुझे बहुत एक अच्छा लेसन दिया लाइफ में, और वो एक्चुअली हम उन्हें अपना इक्विटी का गुरु मानते हैं वैसे। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उन्होंने क्लियर किए थे। पहली बात है कि कई बार हमें ऐसे होता है कि बहुत महंगा शेयर होता है, कोई शेयर अगर 10,000 रुपया पर शेयर है, तो हम खरीदने जाओ तो एक ही शेयर खरीद पाएंगे। तो बोलते थे कि, और हम ये देखते थे कि भाई 1 रुपए का शेयर ले लो तो 10,000 शेयर मिल जाएंगे हमें। सो उन्होंने कहा कि अच्छी कंपनियां खरीदें, मतलब एक शेयर खरीद लो 10,000 रुपए का, रादर देन बाइंग 10,000 शेयर्स ऑफ 1 रुपी। हमेशा इन्वेस्ट करो तो अच्छी कंपनी में करो। सो दिस स्मॉल स्मॉल लेसन्स। एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा और है। जब मैं ऑब्वियसली कॉलेज में ही था, तो डेयरी मिल्क, जो कैडबरी डेयरी मिल्क है, 5 रुपए या 6 रुपए की आती थी। अच्छा। तो हमारी ऑफिस में एक हमारे फादर के फ्रेंड थे अगेन, तो उन्होंने कहा कि आप कैडबरी खरीदते हो 5-6 रुपए की, इससे अच्छा एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के शेयर खरीद लो। उस समय वो 5 या 6 रुपया ही हुआ करता था। तो बोला एक चॉकलेट खरीद लो, इसकी जगह आप एक सेल का शेयर खरीद लो। और एक्चुअली हमने फिर वही किया। आई मीन ठीक है, ऐसा नहीं कि कैडबरी खाना छोड़ दिया, बट जस्ट दैट 5 या 6 रुपए में स्टील अथॉरिटी के शेयर्स मिल रहे हैं, और वो एक्चुअली 1 साल में 12 रुपया हो गया। तो एक कॉलेज स्टूडेंट को कितना अच्छा लग रहा होगा कि यही स्टॉक मार्केट है। अभी हम स्टॉक मार्केट समझ गए। तो ऐसा नहीं होता है, बिगनर्स लक था। और बाकी जो भी अगर सुन रहे हैं, तो ये नहीं कि भाई यही लॉजिक लगाते हुए जो पेनी स्टॉक्स खरीद लें। सो मैं साथ साथ में ये भी कह रहा हूँ कि मेक श्योर आप अच्छी कंपनी ही खरीदें, अगर खरीदें तो भले ही शेयर का प्राइस ज़्यादा हो, शेयर्स की क्वांटिटी कम हो। ओके, तो यहाँ पर इनकी शुरुआत कैसे हुई, पहला प्यार किस फंड के साथ किया, ये हमने जाना। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम इनका जो पूरा रिश्ता रहा है निवेश के साथ, सफ़र जो रहा है, उसके बारे में और जानकारी लेंगे। आप सभी बने रहिए हमारे इस खास पेशकश के साथ। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। आज हम अपने एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं उनके पहले निवेश के बारे में, मतलब निवेश के तर्ज पे जिन्होंने प्यार किया है उस तरीके का निवेश। 4 मेहमान हमारे साथ हैं, चारों का नाम फिर से एक बार बता दूं आपको। हमारे साथ प्रतिभा गिरीश हैं, हर्षवर्धन रूंगटा है, मोहित गांग और प्रबलीन वाजपेयी। अब अमूमन अभी हमने क्या देखा है, पिछले कुछ महीनों में जब बाज़ार में बहुत उतार चढ़ाव हुआ, तो एक सवाल हम चारों मेहमानों ने, आप लोगों ने फेस किया है कि प्रॉफिट बुकिंग कर ले क्या। तो ये उतार चढ़ाव आप लोग के निवेश के दौरान भी आया होगा। एक एक करके अगर बताना चाहें कि आपने इतना लंबा जो आपने निवेश किया है, उसमें कितनी बार आपको ऐसा लगा कि बस यार अब तो यहाँ से निकलना ही ठीक है, ये रिश्ता यहीं ख़त्म, अब इससे आगे नहीं बढ़ना।
वेल सो मैं खाली कंटिन्यू करूंगा जहाँ से मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के शेयर्स खरीदे थे। सो 5 या 6 रुपए में ये 2001 की बात होगी या 2 की बात होगी। एंड एक साल में करीबन ये डबल हो गया था, करीबन 12 रुपए हो गए थे। सो हम बहुत अच्छा फील कर रहे थे कि पैसे डबल हो गए और हमने बेच दिया। और यही चीज़ उसके अगले साल जिस साल हमने बेचा उसके अगले साल ये करीबन 40 रुपया हो गया। और उसके बाद 5 साल बाद ये 250 रुपये तक गया। अच्छा। सो ये जो प्रॉफिट बुकिंग की बात आप कर रहे हैं ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो लोगों के माइंड में प्रॉफिट, ये मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो जाता है तो आ जाता है। क्वेश्चन है, अगर मैंने 12 रुपए नहीं बेचे होते, मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं थी उस समय। इट्स जस्ट दैट प्रॉफिट बुकिंग, पैसे डबल हो गए, निकाल लो। लेकिन आपको ये समझना है कि आपको अगर पैसों की जरूरत नहीं है, अगर स्ट्रक्चरली सब कुछ ठीक है, इकोनॉमी, आप ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं, तो आप प्रॉफिट अभी बुक कर रहे हैं। हो सकता है 12 रुपया नया बॉटम बना रहा था। सो हो सकता है आज की तारीख में जो मार्केट है वो नया बॉटम बना रहा है। वी नेवर नो। मैं नहीं कह रहा कि प्रॉफिट बुक मत करो, ओनली बी ऑप्टिमिस्टिक, ये बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ है कि प्रॉफिट बुकिंग के इंटेंशन से अगर आप अपने गोल्स को साइड में रख देते हैं, भाई मुझे 10 साल बाद चाहिए था पैसे, आप आज निकाल रहे हैं, तो आप वो 10 साल तक क्या करेंगे उस पैसे का? ये बेसिकली वैसा लग रहा है जैसे आपका जब अफेयर चलता है और फिर ब्रेक ऑफ होता है, तो कुछ सालों बाद अगर आप अपने एक्स को देखिए, तो अगर वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल दिखते हैं, तो आपको अफसोस होने लगता है कि अरे मैंने क्यों, मतलब अमूमन ये होता है लोगों के साथ। तो आपके साथ वही हुआ, 12 पे आपने निकल गए, फिर बोले ओ ये तो और बढ़ता जा रहा है, ये तो और लंबा साथ ज़्यादा बेहतर होता। प्रतिभा, आपका एक्सपीरियंस? तो स्टॉक्स के बारे में बहुत ही पैशनेट एक फ्रेंड थे हमारे, तो उन्होंने टिप्स देते थे, वो रिसर्च करते थे और हमें बताते थे और हम सिर्फ इन्वेस्ट करते थे उसमें। और उनके कहने पे हमने इन्वेस्ट किया और वो पेनी स्टॉक बन गया। डीमैट नहीं था उस टाइम पे, डीमैट कर नहीं पाए, तो हमने बोला रहने दो, अभी डीमैट करने के लिए टाइम नहीं है, रहने दो। वो आज की तारीख में 100 बैगर बन गया। तो हमें पता चला कि हमारी बस की बात नहीं है कि ऐसा रिसर्च करें कि वो ऐसे स्टॉक्स हम खरीद सके। तो हमारा कॉन्फिडेंस बन गया कि अच्छे दिन बुरे दिन दोनों आएंगे। हालांकि 2008 में जब हुआ था, हमारे पास वो तरीका नहीं था कि रोज़ रोज़ चेक करें कितना हुआ था, और हमें ज़रूरत नहीं था। हमारा एक मकसद था कि हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए और 10 साल के अंदर स्ट्रेसफुल कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के कुछ करना चाहिए। सो वो मकसद को सामने रख के हमने कुछ देखा ही नहीं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस ज़रूर बन गया था कि बुरे दिन आते हैं लेकिन अच्छे दिन जल्दी आ जाएंगे। ओके, मोहित? स्वाति, बिकॉज माहौल कुछ ऐसा है, मुझे एक मोमिन का शेर याद आता है और जिसको मैं थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दूंगा। तो बोलते हैं कि मकतबे इन्वेस्टमेंट का दस्तूर ये निराला है, उसे छुट्टी ना मिली जिससे सबक याद हो गया। तो हमारा सफ़र भी कुछ ऐसा ही रहा है। जब एक बार किसी चीज़ में निवेश कर दिया तो उसे निकाला नहीं, बट इन्वेस्टमेंट में जो अच्छी चीज़ हमको प्रोवाइड की वो थी एक बहुत अलग तरह का कॉन्फिडेंस। 2016 में जब मैंने अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़ा और अपना खुद का इन्वेस्टमेंट्स का काम शुरू किया, अपना प्लेटफॉर्म मनी फ्रंट शुरू किया, तो उस टाइम हमें ज़रूरत थी कैपिटल की, और वो सारा कैपिटल जो था वो 2005 से जो मेरे सिप्स कंटिन्यू किए हुए थे, जितना इन्वेस्टमेंट हमने किया हुआ था, वो दैट वाज अ सिक्योरिटी कवर। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अच्छा आप ये रिस्क ले सकते हैं, आप 2 साल अगर बिना इनकम के भी रहना है आपको, आप रह सकते हैं, बिकॉज आपने इतना तरह का कॉर्पस ऑलरेडी इकट्ठा कर लिया है। तो जिस कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है वो इन्वेस्टमेंट आपको सही टाइम में प्रोवाइड करता है, पहला। और दूसरा, मेरा सबसे बड़ा जो एक्सपीरियंस रहा है इन्वेस्टमेंट्स में, कभी भी आप अगर कोई एसेट परचेज करना चाहें तो उसके लिए जब आपको पेमेंट करना होता है, आपको एक लायबिलिटी उठानी होती है। जब हमने मुंबई में अपना पहला घर लिया था 2011 में, तब अगेन 2005 से जो सिप चले आ रहे थे उसमें एक डेट कॉर्पस भी हमने इकट्ठा किया था, और वो पूरा लमसम जो था वो डाउन पेमेंट में चला गया एज इट इज़। तो जब आप बड़ा एक फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इतना ज़्यादा लायबिलिटी का बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने अच्छे से निवेश कर रखा है, अच्छे से आपने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बना रखी है। तो जहाँ आपको फाइनेंशियल एसेट्स बनाने हैं, जहाँ आपको करियर में कुछ रिस्क लेना है, कॉन्फिडेंस लेना है, या फिर आपको कुछ अलग तरह की लायबिलिटीज़ अज्यूम करनी है, तो मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट्स आपको वो हर तरह का कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है कि आप ये सारी चीज़ें बेझिझक कर सकते हैं, और दैट्स बीन माई जर्नी। प्रॉब्लम, आपके जहन में कभी ऐसा कुछ हुआ, कोई ऐसी घटना जहां पर आपको लगे कि ये निवेश से अब ब्रेकअप करना ठीक रहेगा, या फिर ये साथ नहीं दे पा रहा, हमारी बन नहीं रही है, ऐसा कुछ कभी महसूस हुआ? नहीं, बिल्कुल स्वाति, उल्टा रहा है मेरा। एक तो हमारे हाउस होल्ड में भी ऑलवेज हैड कॉन्वर्सेशंस अबाउट मनी, बिकॉज बहुत क्लियर होता था, पे स्लिप आती थी कि कितना डैड की सैलरी है। इनफैक्ट आप किसी को भी फौज में पूछोगे तो हर को पता होता है दैट एट अ सर्टेन रैंक क्या होती है, कितनी सैलरी, बिकॉज इट्स वेरी क्वांटिफाइड। सो इनफैक्ट व्हेन आई मेट माय हस्बैंड, मतलब तब हमारी शादी नहीं हुई थी,
एंड मतलब उनका ये हाल था कि उनके पैसे खत्म हो जाते, तो दो ही वाज अ कमीशन ऑफिसर और मैं जो स्टूडेंट थी, मैं अपनी पॉकेट मनी से भी पैसे बचा लेती थी एंड आई वुड बेल हिम आउट एट द एंड ऑफ द मंथ। वाओ। तो मैंने पहले तो उनको थोड़ा वो किया, सो आई हैड आस्क्ड हिम व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट, लाइक आप क्या करते हो। एक चीज होती है जिसको हम डीएसओपी फंड कहते हैं, प्रोविडेंट फंड होता है आर्म फोर्सेस में। तो उसमें मैंने उनको बोला कि ओके आप ना यू जस्ट स्टार्ट पुटिंग 5,000 रुपीज एंड आई थिंक द 5th पे कमीशन था, सो सैलरीज वर वेरी लेस। So he wasn't left with anything. I think after that सब खर्चे बंद हो गए compulsorily. But स्वाति उसने इतना अच्छा compounding का रोल प्ले किया because it works on compounding. And I think that was at that time ना मैं खुद उतना अभी मैंने ना CFA किया था, I was just doing my masters. बट एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग फ्रॉम द कॉन्वर्सेशंस जो मैंने अपने चाइल्डहुड पे देखे थे एंड हाउ इट स्टार्टेड वर्किंग फॉर हिम। एंड सेम थिंग जब मैंने एक म्यूचुअल फंड्स के साथ स्टार्ट किया 2007 में, शुरू में थोड़ा एक्सपेरिमेंटल फेज था, बट 9-10 में आई गॉट सीरियस विद इट एंड फिर वो इन्वेस्टमेंट्स हमने अराउंड 2017 में मैंने हम लोगों ने काफी सेल किए हैं व्हेन वी वांटेड टू इन्वेस्ट प्रॉपर्टी। सो उस टाइम पे अदरवाइज मैं अभी भी जो मेरे इन्वेस्टमेंट्स हैं, मार्केट कुछ हो जाए कैसे भी हो जाए, मैं खोल के अपना मतलब आई एम लीस्ट बॉदर्ड, मैं बिल्कुल अपना पोर्टफोलियो नहीं देखती हूँ। डालने से पहले कि वेयर डू आई वांट टू पुट माय मनी, ऑफ कोर्स वो क्लैरिटी होनी चाहिए, बट आई थिंक अगर आपका सारी चीजें इन प्लेस है, आपको पता है कि इतना आप अफोर्ड कर सकते हो डालना, अगर वो ऊपर नीचे हुआ तो आपकी रात की नींद नहीं खराब होती है, तो जो वो वाला इश्क है वो ज्यादा प्यार से आपका चल सकता है। आई ओनली अभी भी आई जस्ट इन्वेस्ट दैट काइंड ऑफ मनी जो ना मुझे स्ट्रेस दे, एंड आई थिंक इट्स वर्किंग ब्यूटीफुली इवन नाउ। बट मैं बार बार बिल्कुल नहीं देखती हूँ, एंड आई नाउ प्लान टू कीप इट टिल माय सन गोज टू कॉलेज। बहुत बढ़िया। अब वक्त क्योंकि बहुत कम है, एक लाइन में सारे निवेशक जो अपना रिश्ता पुख्ता करना चाहते हैं अपने निवेश के साथ, उनके लिए एक लर्निंग आपकी तरफ से। आई थिंक शुरू करने से पहले अगर आप अपना गोल एकदम क्लियरली डिफाइन कर लेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट आपके रिटायरमेंट के लिए, ये बच्चों की पढ़ाई के लिए एक्सेट्रा, तो आप उसके साथ वो पूरी जर्नी फुलफिल कर सकते हैं। अगर आप बिना मकसद के इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो यही होगा कि 5 रुपए का शेयर 12 रुपए में बेच दिया और खुश हो गए। सो यू हैव टू लिव विथ योर गोल सो दैट यू विल वर्क थ्रू आउट द जर्नी। प्रतिभा, योर एक्सपेक्टेशंस नीड टू बी राइट। अगर आपका अब मानना ये है कि रोज रोज ऊपर ही जाता रहेगा और नीचे कभी नहीं आएगा, वो उतार चढ़ाव होना ही नहीं है, तो आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे और टिक नहीं पाएंगे। अगर आपका एक्सपेक्टेशन राइट है और आप गोल के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो टिके रहना बहुत ईजी बन। मोहित, रिश्ता चाहे दोस्तों से रखे, रिश्तेदारों से रखे या फिर निवेश से रखे, उसे लंबा रखिए, पेशेंस रखिए और उसे वक्त दीजिए। वक्त के साथ हर चीज़ अच्छी होती है। ऑल राइट। तो बेसिकली रिश्ता शुरू करने के पहले आप उसका मकसद आपको मालूम होना चाहिए, और जैसा कि प्रतिभा ने कहा, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़रूरी है कि सही रखी जाए। ज़्यादा रखेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो रिश्ता शुरू करने के पहले भैया अपना गोल क्लियर कीजिए और कंटिन्यू कीजिए, साथ दीजिए अपने निवेश का, ताकि आगे चलकर वो भी आपको आपका साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का प्रॉब्लम आज हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए। हर्ष, प्रतिभा, मोहित, थैंक यू सो मच आज अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। फ़िलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।